चलो चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, सबने थोड़ा सा तो इतना तो पढ़ा ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जिसके अंदर एलिमेंट्स रखे गए एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाए गए, इसको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे नाम दिया गया। कितने ग्रुप हैं टोटल? कितने ग्रुप थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 1 से लेकर 18 तक। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ये ग्रुप्स है। और लेफ्ट टू राइट को क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो कितने ग्रुप पीरियड कितने थे टोटल? 7 पीरियड थे और ग्रुप कितने थे? 18। ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें ये याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखनी है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी करी है वो जल्दी से मैं ऐसे ही क्विक रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी करी थी, उसका नाम था एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो तुम्हें ये याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में कैसे वेरी करता है और पीरियड में कैसे वेरी करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में कैसे चलता है, पीरियड में कैसे चलता है? तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ना। और पीरियड में एटॉमिक, वहीं बैठ जा बेटा, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाता हूं। हाँ, तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो तुमने इसका रीजन याद रखना है, ये भी याद रखना है। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों? ग्रुप किसे कहते हैं? टॉप टू बॉटम को ग्रुप कहते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रुप में जब आप जाओगे साइज बढ़ता चला जाता है। तो इसका रीजन क्या था साइज को इंक्रीज होने का? क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ये लिथियम है, फिर ये अगला सोडियम है, अगला पोटेशियम, ये एक ग्रुप है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? 2,1। सोडियम का होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या होगा? 281। इसका 19 होता है। 19 का करोगे तो 2881। इसके पास देखो 2 शेल हैं, अगले के बाद 3 शेल हो गए, अगले के पास कितने शेल हो गए? 4 शेल। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं शेल्स बढ़ती चली जाती है, तो साइज भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। साइज छोटा क्यों होता जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पर? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्यों छोटा होता है? बताओ जो कर चुके हैं। वाई साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में हम बात करें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। अगला 6, 7, 8, 9। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनमें आपसे पूछे बताओ सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा फ्लोरीन। और सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा बोरॉन। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 का क्या मतलब है? उसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अगले का 6, इसका मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगले का 7 होगा तो 7 प्रोटॉन, अब फिर 8 प्रोटॉन, फिर अगला कितने प्रोटॉन? 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। तो जिसका न्यूक्लियस पे ज्यादा प्लस होगा वो ज्यादा तेजी से खींचेगा ना। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो न्यूक्लियस के प्लस चार्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो बाहर की शेल को वो अंदर खींच लेते हैं, इसीलिए वो छोटा होता चला जाता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचते हैं। वो जब अंदर खींचते हैं तो साइज छोटा होता चला जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। पहला प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, एक बार आप ढंग से नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए ताकि आप टच में आ जाए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? Ionization enthalpy is the amount of energy required to remove electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. इसका जनरल मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 288। क्लोरीन का होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। तो सोडियम क्या करे, क्लोरीन क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 पूरे करने के लिए,
और सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो सोडियम अपने आप अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, इसको कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्लोरीन को कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो क्लोरीन कितना एनर्जी लगाए कि उससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच ले, उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। कि किसी एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने में कितनी एनर्जी लगानी है, उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो मैंने इनको बताया था कि ग्रुप और पीरियड में कैसे चलता है। ये याद रखना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को शॉर्ट फॉर्म में आई कहते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो जैसा ये साइज वेरी करता था ना, उसका उल्टा ये वेरी करता है, इनवर्सली है। अगर ये इंक्रीज होता है तो ये क्या होगा? डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होता है तो ये क्या होगा? इंक्रीज। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बोरॉन वाली, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे बड़ा साइज किसका था? बोरॉन का। सबसे छोटा साइज किसका था? फ्लोरीन का। आपसे पूछा बताओ किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा इन दोनों में? तो जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो बोरॉन का साइज, इसका फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। याद रखना, जिसका साइज छोटा उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन है प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। देखो इसका प्लस और माइनस दूर दूर है और इसका जो प्लस है और जो माइनस है वो बहुत पास है। तो अगर आप दोनों के पास इलेक्ट्रॉन मांगने जाओगे, ये जल्दी दे देगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत दूर है, और ये देर में देगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास है बिल्कुल। तो प्रोटॉन इसको खींच लेगा, देने नहीं देगा जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को, समझे? तो जो देर में देगा उसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एकदम पास में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। समझे? तो जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ये याद रखना। 2 बातें ये करी हैं। तीसरी बात, 3 बातें करी अभी तक हमने इस चैप्टर में, मेन जो है, ताकि आप टच में रहो। लास्ट क्लास में ये हमने करा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी और एनर्जी एक ही बात होती है। एंथैल्पी लिखे या एनर्जी लिखे एक ही बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के शॉर्ट फॉर्म में IE लिखते। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का शॉर्ट फॉर्म ये है डेल्टा EGH। डेल्टा मतलब चेंज, EG माने इलेक्ट्रॉन गेन, H माने एंथैल्पी, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ऐसा ही चलता है, बिल्कुल सेम। अच्छा, होता क्या है इसका मतलब? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता था कि किसी भी, जैसे सोडियम का एग्जांपल दिया था मैंने 281 और क्लोरीन का क्या दिया था 287। क्लोरीन क्या करता है? सोडियम के पास जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना? तो खींचने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ी। मान लो इसने एनर्जी लगाई 400 किलो जूल, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो गई? 400। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर आपको, तो आपको 400 किलो जूल एनर्जी लगानी है सपोज। ठीक है, तो इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कितनी ताकत लगानी है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके पास जाके ऐड हो जाएगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाके ऐड होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। नॉन मेटल में से जब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जाके ऐड होता है तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, इसमें से हीट इवॉल्व होगी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितनी एनर्जी निकली, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने इनको बताया था नॉन मेटल में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। नॉन मेटल में जैसे मान लो निकली 723 किलो जूल, तो ये माइनस का मतलब एनर्जी निकल रही है। मेटल में कम निकलती है, मेटल में भी निकलती है लेकिन उनके डबल डिजिट में रहते हैं, जैसे 40 किलो जूल, 50 किलो जूल। नॉन मेटल में 3 डिजिट में रहती है। और एक तीसरे होते हैं, उसे कहते हैं नोबल गैस। ये तीनों बातें मेरी याद रखना। नॉन मेटल में ज्यादा एनर्जी निकलती है, माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक। मेटल में अगर ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो कम निकलती है, 2 डिजिट वाली। नोबल गैस में एनर्जी निकलती ही नहीं है।
नोबल गैस क्या थे, एग्जांपल दिया था आपको, जैसे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 2 8 8, इसके तो 8 पूरे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तुम उसमें जबरदस्ती ऐड करोगे तो तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसको क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना 8 पूरा करने के लिए, तो जब उसको दोगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। मेटल में भी नहीं चाहिए, लेकिन आप दोगे तो उसमें से थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी। नोबल गैस में तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इसके तो 8 पूरे। अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव का मतलब है नोबल गैस में, इसका मतलब आपको एनर्जी दोगे तब वो लेगा इलेक्ट्रॉन, वरना वो नहीं लेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बाकी सब में नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उसमें एनर्जी निकल रही है। नोबल गैस में एनर्जी देनी पड़ती है। ये 3 बातें याद रख लेना। मेटल में सबसे ज्यादा, नॉन मेटल में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, फिर मेटल में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, और नोबल गैस में निकलती ही नहीं है, उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा यहां तक बात समझ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एकदम ऐसे ही रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, सेम ऐसे ही। मतलब ये डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा। ग्रुप में ये दोनों डिक्रीज होते हैं और यहाँ पीरियड में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखो, क्वेश्चन है क्लोरीन और क्लोरीन, ये एक्सेप्शन है बेटा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्लोरीन और क्लोरीन में किसका, 2 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको इससे एक्सेप्शन याद रहेंगे। बोरॉन और फ्लोरीन में, और फ्लोरीन और क्लोरीन में, बोरॉन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोरॉन का साइज बड़ा था ना, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। तो बोरॉन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की। जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। तो बोरॉन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा? फ्लोरीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है ये फ्लोरीन क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। इसका कितना होता है? 17। 9 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन, अब फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज छोटा दिख रहा है आपको? फ्लोरीन का ही छोटा साइज, इसका तो बड़ा है ना, इसमें 3 शेल है। तो साइज के हिसाब से देखा जाए तो इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। साइज के हिसाब से देखा जाए तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। ये एक्सेप्शन है, तुम्हें याद रखना है। इस पर मैं स्टार लगा देता हूं, ये मैं लिखवा दूंगा, अभी मैंने लिखवाया हुआ है पिछली क्लास में, नोट्स में भेज दूंगा जो एब्सेंट है। बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में आपसे पूछे किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, तो आप लिखोगे क्लोरीन का। रीजन क्या होता है? देखो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना दोनों को। मैं इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, बाहर से लाके इस पे भी ऐड कर रहा हूं, तो पता है आंसर आप क्या लिखोगे? दोनों में एनर्जी निकलती है, लेकिन फ्लोरीन में थोड़ी सी कम निकलती है क्लोरीन के मुकाबले। इसका रीजन क्या होता है? फ्लोरीन का साइज होता है छोटा और इसका होता है साइज बड़ा। तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 7 है ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 है ये भी क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आप इसमें ऐड करते हो तो ये दोनों मिलके इसे रिपेल करते हैं। क्यों? इन पे क्या चार्ज है? माइनस। इस पे भी क्या चार्ज है? माइनस। तो ये दोनों 7 और दोनों, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, ये दोनों माइनस इस माइनस को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। और इस केस में क्या होता है? खाली जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वही रिपेल करता है, अंदर वाले नहीं रिपेल करते। इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो इसमें रिपल्शन कम होती है, इसमें रिपल्शन ज्यादा होती है। तो ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से कम एनर्जी रिलीज होती है। तो बस आपने इतना ही लिखना है। आपने क्या लिखना है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑन इन फ्लोरीन सफर्स मोर रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज। रिपेल क्यों करेगा? कोई माइनस माइनस को रिपेल करते हैं ना, तो जब ये इसमें ऐड करोगे दोनों मिलकर इसे धक्का देते हैं, और यहां पे अकेला यही धक्का देता है, ये दोनों नहीं देते, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है क्लोरीन का। तो इसमें कम रिपल्शन होती है, इसमें ज्यादा रिपल्शन होती है। जिसमें ज्यादा रिपल्शन होती है उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है।
बस इतना लिखना है, ठीक है। तो ये मैं भी आपको लिखवा दूंगा। तो 3 बातें याद रखनी है, अभी तक बात हुई है। सबसे पहले क्या हुई है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज, पीरियड में डिक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में कैसा चलता है, डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी सेम, ये दोनों सेम सेम चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, कितना एनर्जी लगाओगे बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, पॉज करते हैं, अगला टॉपिक लिखो।